ओके, तो सबने कंप्लीट कर लिया हो तो मैं प्रोसीड करूं फिर? सर अच्छा, अब जरा न्यूक्लियस पे आ जाते हैं हम लोग। वी विल कम टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसे हाँ, अब हम लोग जरा न्यूक्लियस पे आ। न्यूक्लियस वैसे अगर मान लो, सपोज कर लो कि तुम्हें न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन करना हो तो सपोज कर लो ये कोई एलिमेंट एक्स है, और आप हमेशा क्या करते थे, इधर क्या यूज करते हैं, जेड नीचे लिखते थे ना। एक इधर लिखते हैं लेफ्ट की तरफ कि राइट की तरफ? केमिस्ट्री में कैसे फॉलो करते हैं, एक इधर लिखते हैं कि राइट की तरफ? सर वही राइट की तरफ। ओके, चलो हम अभी राइट की तरफ लिखते हैं। एक तो एक लेफ्ट में लिखते हैं बेटा, तो वही तुमने पूछा आपसे, लेफ्ट में लिखते हैं। चलिए, ए क्या हो गया आपका, एटॉमिक मास, या मास नंबर भी कुछ लोग बोलते हैं, मास नंबर। जेड क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। एक्स इज एलिमेंट, एक्स जो है वो एलिमेंट है, व्हाटएवर द एलिमेंट इट इज। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, वो जेड होते हैं। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, यस दिनेश, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसमें? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसमें बेटा? सर एन होगा। तो मैं एन थोड़ी ना दिया जाएगा तुमको, तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दिया जाएगा ना, तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? सर प्रोटॉन माइनस एटॉमिक मास। नहीं, एटॉमिक मास बड़ा होता है बेटा, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, ठीक है, ये बात ध्यान रखना जरा तुम लोग। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकलते हैं, वो तो जेड के बराबर होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो ए माइनस जेड, ठीक है। अच्छा, नाउ तो बात हमारी ये नहीं थी, एक्चुअली हमने जो अज्यूम किया है कि जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल होगा। हमने नहीं, मतलब साइंटिस्ट ने अज्यूम किया है कि न्यूक्लियस इज स्फेरिकल, वो स्फेरिकल शेप का होता है, दिस इज न्यूक्लियस। उसका रेडियस जो है लेट्स से आर, इट्स अ स्फेरिकल न्यूक्लियस, स्फेरिकल शेप। ठीक है, नाउ अब दिस ईयर तो रुदरफोर्ड ने जो है ना इसका रेडियस का फॉर्मूला दिया, तो रेडियस का फॉर्मूला करें कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज r इज इक्वल टू r नॉट a रेज टू पावर 1/3। ए क्या है, ऊपर लिखा है एटॉमिक मास, ए इज व्हाट, ये मास नंबर या एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो ए क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हो गया, तो ये एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान देना न्यूमेरिकल्स के लिए, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वैसे आर नॉट क्या है, ये तो एटॉमिक नंबर हो गया या एटॉमिक मास हो गया या व्हाटएवर इट इज, ठीक है। लेकिन ये आर नॉट क्या है, आर नॉट जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, आर नॉट इज अ कांस्टेंट, ठीक है, और इसका वैल्यू होता है नियर अबाउट 1.2 10 रेज टू माइनस 15 मीटर। इसका मतलब 1.2 फर्मी मीटर, फर्मी मतलब होता है 10 टू माइनस 15। तो ये इसका आर नॉट का कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना।
So copy down this formula, radius का formula, we did the first formula here. इसके न्यूमेरिकल आता है आर नॉट रख देना और एटॉमिक नंबर रख देना, व्हाटएवर इट इज. Yes, sir. ओके. अच्छा वॉल्यूम देखते हैं, सेकंड फॉर्मूला वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 स्फीयर. तो वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब. ये ऊपर से आर की वैल्यू लाके यहाँ पे रख दो ये, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर नॉट इंटू ए रेज़ टू पावर 1/3 क्यूब. ठीक है, वो रख देंगे क्यूब. तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर नॉट क्यूब और इंटू ए. तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर. डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस. रेडियस ऊपर था ना, रेडियस उठा के रख दिया ना इसमें, समझा क्या. Yes, sir. हाँ ना. वॉल्यूम हो गया. सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर वाला है आर इज इक्वल आर नॉट एरिया टू पावर 1/3. नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद आता है डेंसिटी. तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी रो, मास क्या लेंगे, वॉल्यूम तो हम ले लेंगे दैट इज 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए. ये वॉल्यूम तो हम यहाँ से लाके रख देंगे ना बेटा, वॉल्यूम तो हम यहाँ लाके रख देंगे, प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हाट अबाउट मास, मास कैसे निकालेंगे न्यूक्लियस के, यस बॉयज एंड गर्ल्स, एनीबॉडी, हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ न्यूक्लियस. मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं बेटा, जो मास ऑफ न्यूक्लियस होगा ना वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस a माइनस z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन. ये स्टेटमेंट ठीक है. देखो ठीक है ये. Yes, sir. भाई मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही मतलब हुआ ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स.
ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स होंगे, भी तुमने बताया था। अच्छा, तो फिर से, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग मास ऑफ न्यूट्रॉन की जगह भी मास ऑफ प्रोटॉन रख देते हैं। देखो ऊपर हमने लिखा था, देखो बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं। देखो चलो, ज्यादा डिफरेंस दिखता है क्या? अरे वो 1.672 है, वो 1.674 है, कितना फर्क है? ज्यादा फर्क तो नहीं दिखता हमको। ठीक है, यू कैन टेक अप्रोक्सीमेटली, दोनों सेम होते हैं मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा अधिक होता है, स्लाइटली, बट हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए दोनों का सेम लेंगे। तो ये मास कितना आ जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ जाएगा? Z प्लस ए माइनस जेड। तो Z Z कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दैट इज ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इज इट क्लियर? समझ में आया टोटल मास कैसे निकाला? हाँ, फिर ये मास की वैल्यू यहाँ पे लाके रख देंगे तो क्या होगा? ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू 3/4 मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन पाई आर नॉट क्यूब। इसमें सब तो कांस्टेंट है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। सबको रख के सॉल्व कर लो, सबको रख के सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर नियर अबाउट आता है 2.3, अप्रोक्सीमेटली 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो ये डेटा याद रखना, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, इसमें एटॉमिक मास कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज independent of atomic number A। इसका मतलब अगर न्यूमेरिकल में कभी आता है कि लेट्स से, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो अगर कोई न्यूमेरिकल डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन अपॉन डेंसिटी ऑफ कोई दूसरा पार्टिकल ले लो, लेट्स से कार्बन, तो दोनों का रेशियो क्या होगा? 1:1, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, वो तो कैंसिल हो गया। ये मैंने क्या समझाया, समझ में आया आपको? ये ध्यान रखना, डेंसिटी में एटॉमिक नंबर नहीं आता है, वो कैंसिल हो जाता है। Excuse me, sir. हाँ बोलो।
सर फिर डेंसिटी जो होगी हर एक एटम की वो सेम ही होगी। सेम रहेगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि एटॉमिक नंबर कैंसिल हो गया ना बेटा। हर देखो रेडियस अलग होगा सबका, वॉल्यूम अलग होगा, लेकिन डेंसिटी सेम रहेगी हर एक एटम की। वही सीईटी में आता है कि पूछता है कि दो अलग अलग एटम की डेंसिटी का रेशियो बताओ, तो 1:1 होता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, रेडियस का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला और डेंसिटी का फॉर्मूला। यस सर। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला बेसिकली ये है, इसको तो बॉक्स में करने ही भूल गया ये फॉर्मूला। हाँ, अब हम लोग आते हैं मास डिफेक्ट, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है मास डिफेक्ट, डेल्टा एफ। आप कहेंगे मास डिफेक्ट क्या होता है सर? देखो, जब साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस के मास को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया ना, तो उनको अलग अलग आंसर मिलने लगे। मतलब जब वो मैनुअली कैलकुलेट करते थे, मतलब थ्योरेटिकल और मैनुअली कैलकुलेट करते, सब वैल्यूज रख के, तो आंसर कुछ और आता था, और जब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते थे तो आंसर कुछ और आता था। ठीक है, तो व्हाट इज द मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट इज द difference in mass in calculated mass and experimental mass। दोनों मास अलग अलग आते हैं, मतलब बहुत सी एक्सपेरिमेंटल मास। ऐसे कैसे हो सकता, मास तो सेम आना चाहिए ना, अलग अलग कैसे आएगा? जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा मिलता है, ये हमेशा ज्यादा होता है। कैलकुलेटेड मास इज दैट इज कैलकुलेटेड मास इज मोर देन द एक्सपेरिमेंटल मास। जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो यार रखना कैलकुलेटेड मास ज्यादा होता है हमेशा। कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल मास इज ग्रेटर देन एक्सपेरिमेंटल मास, हमेशा ज्यादा होता है। तो जो डिफरेंस आता था इन दोनों में, चलो मैं एग्जांपल एक समझाता हूं। अब मुझे थोड़ा डेटा लेना पड़ेगा उधर से। देखो, मैं एक हीलियम का एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से हीलियम न्यूक्लियस। आप कहेंगे सर हीलियम न्यूक्लियस में क्या क्या हो सकता है, इसका मैं पूरा मास कैलकुलेट करूंगा, याद रखना। तो आप बोलेंगे सर हीलियम न्यूक्लियस में देयर आर, हीलियम न्यूक्लियस अगर मैं लेता हूं लेट्स से, तो उस न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन होंगे और दो न्यूट्रॉन हो सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका मास कैलकुलेट करते हैं, चलो। तो टोटल मास ऑफ हीलियम निकालते हैं। तो 2 into मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 into मास ऑफ न्यूट्रॉन, निकाल लेते हैं। उसमें क्या है, दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं हमको। अच्छा ठीक, तो 2 into मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ प्रोटॉन क्या लोगे, जब मास ऑफ प्रोटॉन यू वाला ले लेते हैं। देख लो, मुझे कैलकुलेशन एक में निकालने दो जरा, जस्ट वेट बेटा, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड, गिव मी टाइम, मुझे कैलकुलेशन के लिए निकालना पड़ेगा। पार्टिंग रेजी मास कैसे निकालेंगे? हाँ, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट वेट, एक सेकंड। हाँ, गिव मी 1 सेकंड। अच्छा, चलो वापस आते हैं। हाँ, दिस वन। अब देखिए, 2 into मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो यू वाला हमने लिया था, मैंने क्या वैल्यू रखी थी, 1 पॉइंट। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो वापस ऊपर जाओ। मास ऑफ प्रोटॉन बेटा मैंने क्या लिखवाया था वहां पर, इसको टेबल में ठीक करेंगे जरा, 1 छूट गया बेटा, आगे 1 होगा इसके, इसको ठीक करिए, इसको 1 लिखिए। 1.00 बेटा, ये 1.00, ये छूट गया 1.00। 1 1 किया दोनों को, मैंने 0 लिख दिया था यहाँ पर, 1 1 किया आप लोगों ने, करेक्शन करिए जरा।
दिनेश सबने 1-1 किया, बॉयज एंड गर्ल्स? दिनेश, आलोक सबने 1 किया? यस सर, रश्मि Yes, sir. 1 किया ना सबने? यस सर, Yes, sir. हाँ ओके, 1-1 कर लेना बेटा। वो 0-0 था, वो लिखते में ध्यान नहीं दिया मैंने, 0 लिख दिया उधर। ठीक है, 1-1 है। अच्छा वापस आओ। हाँ तो मास डिफेक्ट निकाल लेते, तो क्या करते हैं, इसका मास था हमारा 1 पॉइंट क्या था, 0.07276 ले लेते हैं सपोज यू। और प्रोटॉन का मास कितना, न्यूट्रॉन का मास कितना था, 1.00866 यू। एक काम करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका आंसर आएगा 2.01455 यू, और दूसरे का आएगा 2.01733 यू। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 4.0318882 यू। तो ये मेरे कैलकुलेटेड मास मैंने निकाला, तो ये मतलब कैलकुलेटेड मतलब थ्योरेटिकल निकाला बच्चा। हाँ थ्योरेटिकल निकाला, तो दिस इज थ्योरेटिकल मास, थ्योरेटिकल मास। और हम इसमें डायरेक्ट A into MP यूज कर सकते थे। MP इज इक्वल एम एन, नहीं नहीं यहाँ मत करना, यहाँ कैलकुलेटेड मास एटॉमिक करना। मास into आवाज कट गई दिनेश, दोबारा बोलिए। सर एटॉमिक मास into मास ऑफ प्रोटॉन यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं वैसे मत करो, नहीं नहीं इसमें नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है इसमें, क्वेश्चन न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है हाँ। अब जब एक्सपेरिमेंटल मास निकाला गया तो कुछ और आया, जैसे ये। अब जब हमने एक्सपेरिमेंटल मास निकाला, एक्सपेरिमेंटल मास, तो कुछ और आया, ये तो थ्योरेटिकल मास हो गया, ये एक्सपेरिमेंटल मास। तो जब एक्सपेरिमेंटल मास निकाला तो दैट कम्स 4.00260 यू, दिस इज एक्सपेरिमेंटल मास। ये थोड़ा सा कम आ रहा है एक्सपेरिमेंटल मास। आर गेटिंग? इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे मास डिफेक्ट। तो थ्योरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास, थ्योरेटिकल मास क्या आया 0318882 यू माइनस 4.00260 यू। जब माइनस करेंगे तो नियर अबाउट 0.02928 यू, ये आ गया। अब साइंटिस्ट इसको लेके परेशान हुए थोड़ा सा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ज्यादा आ रहा है, और मतलब जब हम एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हैं तो वो कम आ रहा है। तब उन्होंने कंक्लूड किया एक्चुअली ये जो मास कम हो रहा है ना, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के फॉर्मूले से वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो उन्होंने बताया कि दिस मिसिंग मास, ये जो मिसिंग मास है, दिस मिसिंग मास डेल्टा m, जो मास हमको कम दिख रहा है वो गया कहां, दिस मिसिंग मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। आप कैसे कैसे कन्वर्ट होगा, इस फॉर्मूले से कन्वर्ट हो जाएगा, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से। तो ये जो मास मिसिंग हो रहा है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन, एंड दैट एनर्जी utilized in binding nucleons, utilized in binding nucleons, nucleons मतलब protons and neutrons। तो आर घटेंगे, मास किधर गया, दोनों ने बताया जो मास कम दिख रहा है ना वो जा किधर रहा है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है और वो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड कर रहा है। तो चलो देख लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी, इसको दैट्स कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोल देते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, जस्ट वेट, ये m की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देते हैं इधर, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डेल्टा m कितना आ रहा है 0.02928 u इंटू सी स्क्वायर, और हमने थोड़ी देर पहले 1 u की वैल्यू पढ़ी थी, 1 u की वैल्यू कितनी है
1 यू बताया था ना, जो कैलकुलेशन करके निकाला था 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर निकाला था ना हमने इसको। अब ये 1 यू की वैल्यू यहां पे लाके इसको इधर लाके रख दो। अब देखा उसके फॉर्मूले का यूज यहां पर जाके हुआ, ठीक है। तो सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा फिर, तो E इज इक्वल टू 0.02928, यू की जगह रखेंगे 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर विल गो गेट कैंसल, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इट बिकम्स, और ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज 0.02928 इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा नियर अबाउट, व्हाट द फाइनल आंसर, जस्ट वेट, ये कन्वर्ट हो जाता है एंड द फाइनल आंसर विल बी 27.3 million electron volt. That is energy is equal to 27.3 million electron volt. तो देखो उसने क्या बताया कि साइंटिस्ट ने कि जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें मास ज्यादा मिलता है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल करते हैं तो मास कम मिलता है। तो एक्चुअली वो मास जो कम हो रहा है वो जा किधर रहा है, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन बाइंडिंग न्यूक्लियॉन्स। वो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने के लिए यूज होती है। Have you understood this one? Yes, sir. ठीक है। और इसमें जो है वो कितने न्यूक्लियॉन्स है बेटा, यहाँ एग्जांपल में 4 न्यूक्लियॉन्स ना। तो अगर पर न्यूक्लियॉन निकालना हो हीलियम में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसको बाइंडिंग एनर्जी बोल देंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब एक न्यूक्लियॉन, ये 4 न्यूक्लियॉन हो गए, 4 न्यूक्लियॉन मतलब पर न्यूक्लियॉन, अरे दो प्रोटॉन है एंड 2 न्यूट्रॉन्स है, तो टोटल 4 हो जाते हैं ना न्यूक्लियॉन्स इन हीलियम। तो पर न्यूक्लियॉन कितना होगा, तो हम लोग बाइंडिंग एनर्जी को न्यूक्लियॉन से डिवाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर देंगे, मतलब 27.3 डिवाइडेड बाय 4 एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 6.825 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.825 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन, मतलब एक न्यूक्लियॉन को बाइंड करने के लिए एनर्जी होगी। हैव अंडरस्टूड द कैलकुलेशन पार्ट। चलो यहाँ पे स्टॉप करेंगे हम लोग। कैलकुलेशन का यहाँ कहां से कॉपी करना है आपको बॉयज एंड गर्ल्स, ये हो गया था स्टार्टिंग में ऊपर का हीलियम का, कर लीजिए अच्छे से। थोड़ा ऊपर लिखिए ना। अच्छा, ये इधर मास डिफेक्ट्स है, ओके। सर वो एक्सपेरिमेंटल मास कैसे पता चला? वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज वो हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है, ठीक है, वो सिलेबस के बियॉन्ड है। एग्जाम में देयर क्या वेरियस आता है? एक्सपेरिमेंट्स होते होंगे, एक्सपेरिमेंट्स जिससे मास वगैरह निकालते होंगे, अदरवाइज कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, कैसे मालूम चलता होगा, कुछ तो करते होंगे ना वो लोग। वरना आप सोचिए ना, वो तो बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमको इलेक्ट्रॉन का मास फिर कैसे मालूम चला, प्रोटॉन का मास कैसे मालूम चला, एटम का मास कैसे मालूम चला, तो होते होंगे एक्सपेरिमेंट्स, उससे निकालते होंगे वो। बट सर वो फिर इस एग्जाम में नहीं, एग्जाम में एक्सपेरिमेंटल मास तुम्हें प्रोवाइड करेगा, एग्जाम में एक्सपेरिमेंटल मास देगा बेटा, प्रोवाइड करेगा न्यूमेरिकल में, क्योंकि बिना उसके हो नहीं पाएगा। They will provide you experimental mass. They will never ask how to get experimental mass. They will provide you experimental mass in numericals. सर इसके मैंने न्यूमेरिकल्स
वर्क हो गया, एक्सपेरिमेंटल मास लेफ्ट। So,